प्रदेश में सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार हॉस्पिटलों को अटल आयुष्मान योजना से जोड़ने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के निजी अस्पतालों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया। अटल आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से गोल्डन कार्ड धारक मरीजों के इलाज में गुणवत्ता के लिए हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट और प्रेम सुख हॉस्पिटल खुड़बुड़ा को गोल्ड श्रेणी, कृष्णा मेडिकल सेंटर डालनवाला व चामुंडा हॉस्पिटल रामनगर को सिल्वर, हंस फाउंडेशन मिशन हॉस्पिटल सतपुली को ब्रॉन्ज श्रेणी में रखकर पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए एम्स ऋषिकेश, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल रुद्रपुर, बीडी पांडे जिला अस्पताल पिथौरागढ़, सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, एचएनबी बेस अस्पताल श्रीनगर, जिला अस्पताल उत्तरकाशी, पंडित हरगोविंद अस्पताल अल्मोड़ा, सीएचसी जयपुर, सीएचसी कर्णप्रयाग, हरमिलाप मिशन जिला अस्पताल हरिद्वार, जिला अस्पताल चंपावत, सीएचसी जखोली, रुद्रप्रयाग को भी सम्मानित किया गया। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 78 नए मामले आए, 116 लोग स्वस्थ हुए। सबसे ज्यादा 35 मामले देहरादून, 21 नैनीताल, 13 हरिद्वार, 5 उधम सिंह नगर, 2 पौड़ी और 1 मामला उत्तरकाशी से आया। वहीं राज्य में अब तक 95,986 मामले आ चुके हैं। इनमें से 91,713 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 1642 मरीजों की मौत हुई है। वहीं रिकवरी रेट 95% से ऊपर पहुंच गया है। कुंभ मेले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कुकिंग तेल से हरित ईंधन बायोडीजल का उत्पादन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने निर्देश दिया है। सुरक्षित सेहत का ध्यान रखते हुए भारत सरकार की पहल पर खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी में उत्तराखंड में भी अब हरित ईंधन की शुरुआत हरिद्वार से हो चुकी है। इससे जहां लोगों को एक ही कुकिंग ऑयल के बार बार प्रयोग से सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। बायोडीजल तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा कुंभ आर.एस. रावत ने बताया कि बायोडीजल नए युग की स्वास्थ्य की दिशा में क्रांति है। उन्होंने कहा कि एक ही कुकिंग ऑयल को 3 बार से अधिक प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इससे बचने के लिए भारत सरकार की पहल पर कुंभ में भी विभाग की निगरानी में हरिद्वार में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकार की ओर से अधिकृत एक कंपनी जिसका प्लांट भिवाड़ी हरियाणा में है। ट्रैकिंग और रोमांच का शौक रखने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। प्रदेश में अब पर्यटन विभाग की ओर से 42 नई चोटियों को लोगों के लिए खोल दिया गया है। राज्य में 84 चोटियां पहले ही पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए खुली हुई हैं। नई चोटियों में यह गतिविधियां शुरू करने के मद्देनजर प्रदेश सरकार कवायद में जुट गई है। राज्य में हर साल 24 से 30 के लगभग पर्वतारोहण अभियान होते हैं। इनसे शुल्क आदि से सरकार को प्रतिवर्ष औसतन 18 से 20 लाख की आमदनी होती है। साथ ही इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने वन विभाग के साथ इस संबंध में विमर्श किया ताकि नई चोटियों पर पर्वतारोहण व ट्रैकिंग की गतिविधियां शुरू हो सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गतिविधियों के दौरान सुरक्षा के साथ ही सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन के जरिए स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने पर खास जोर दिया गया। ये बात भी सामने आई कि राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित इन चोटियों में संरक्षित क्षेत्र भी हैं, लिहाजा इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। वहीं वन विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया है। वन विभाग 15 दिन में इसका खाका तैयार कर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने हिमाचल और जम्मू कश्मीर की भांति उत्तराखंड में भी पर्वतारोहण व ट्रैकिंग के शुल्क को मुक्त रखने की मांग की गई है। इसका परीक्षण कराया जा रहा है। इस बारे में फैसला उच्च स्तर पर लिया जाना है। प्रदेश में कोरोना का कहर अब थमता नजर आ रहा है। प्रदेश के निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए अब विद्यार्थियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटों पर दाखिलों के आवेदन को 5 मार्च से शुरू किया जाएगा। इससे पहले स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने के लिए 9 फरवरी से 4 मार्च तक का समय दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 4 मार्च तक सभी स्कूलों को अपना पंजीकरण विभाग की वेबसाइट पर कराना होगा। वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अब वंचित वर्ग के 8,000 से कम सालाना आय वाले विधवा या तलाकशुदा माता पर आश्रित बच्चे, दिव्यांग व निशक्तजन, एचआईवी पॉजिटिव बच्चे या एचआईवी पॉजिटिव माता पिता के बच्चे दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अभिभावक जिनकी सालाना आय 80,000 रुपये से कम हो या बीपीएल श्रेणी के अभिभावकों के बच्चे भी आरटीई के तहत दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्गों में अनिवार्य रूप से 50% सीटों पर बालिकाओं को दाखिले दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत प्रदेश में लोगों के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनवाए गए हैं, जिसके तहत
प्रदेशवासी उचित मूल्य में अपना इलाज करवा सकते हैं, पर प्रदेश में गोल्डन कार्ड से इलाज करवाने में शिक्षकों और कर्मचारियों को दिक्कतें हो रही हैं। कर्मचारियों ने आयुष्मान योजना के अध्यक्ष एवं राज्य सरकार को पत्र भेज समस्या का समाधान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जब कर्मचारी अपने वेतन से अंशदान कटवा रहे हैं तो उन्हें कार्ड का पूरा लाभ भी मिलना चाहिए। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रदेश के निजी अस्पताल में इलाज करवाने पहुंच रहे कर्मचारियों के सामने कई दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कार्ड में हर बीमारी का इलाज एवं दवा शामिल नहीं है। केंद्र की ओर से तय बीमारियों एवं मेडिकल टेस्ट का इलाज ही आयुष्मान कार्ड से मिलता है। उन्होंने आयुष्मान योजना के अध्यक्ष एवं राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र भेजा है। मणिपुर इम्फाल के सैलून में हुए आतंकवादी हमले में प्रदेश के वीर शहीद हवलदार रणवीर सिंह रावत के पार्थिव शरीर को शुक्रवार की सुबह हल्द्वानी के चांदनी चौक बलियोटिया स्थित उनके आवास स्थान पर लाया गया। मूल रूप से चमोली जिले के थाला गांव के रहने वाले रणवीर सिंह रावत 13 असम राइफल की बेम्बो कंपनी में हवलदार के पद पर तैनात थे। बड़े भाई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 27 जनवरी की सुबह इनकी टुकड़ी पेट्रोलिंग करके वापस लौट रही थी। इसी दौरान उग्रवादियों ने उनकी टुकड़ी पर हमला कर दिया। दुश्मनों से लोहा लेते समय रणवीर सिंह बाएं पैर में 2 गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सिपाही को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोपहर में कंपनी के अफसरों ने परिवार वालों को घटना की सूचना दी। पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वालों के अंतिम दर्शन करने के बाद शव यात्रा रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट के लिए निकली, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। नैनीताल जिले में सरकारी अस्पतालों के बाद शुक्रवार को पहली बार निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया। पूरे देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से एक साथ हुई थी। नैनीताल जिले में इसके लिए पहले 2 दिन टीकाकरण के लिए 3 केंद्र बनाए गए थे। इसके बाद से प्रत्येक कार्य दिवसों में 4-4 केंद्रों में 100-100 लोगों को टीका लगाने की शुरुआत की गई। अब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 1877 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं शुक्रवार को जिले में सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो गई। वैक्सीनेशन को लेकर निजी अस्पताल के स्टाफ उत्साहित हैं। सुबह से ही 7 प्राइवेट अस्पतालों समेत कुल 15 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा था। प्रत्येक केंद्र पर 100-100 यानी एक दिन में 1500 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है। प्रदेश के अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में भर्तियां करने का अधिकार विद्यालय प्रबंध तंत्र से हटाया जा सकता है। भर्तियों में मिल रही शिकायतों को देखते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही को कहा है। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतों ने विभाग और शासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीते दिनों शिक्षा महानिदेशक उधम सिंह नगर जिले के अशासकीय विद्यालय में भर्तियों में शिकायत के मामले में जांच के आदेश दे चुके हैं। विभागीय मंत्री ने कहा कि सरकार भर्तियों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रही है, लिहाजा अशासकीय विद्यालयों में भी भर्तियों के लिए अलग आयोग के गठन पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी उक्त विद्यालयों में भर्तियां कराने के विकल्प पर मंथन करने को कहा। साथ ही इस संबंध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। कोरोना के कारण देश विदेश की सीमाओं को लोगों की आवाजाही के लिए बंद किया गया था। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने इन्हें खोलने का फैसला कर दिया है। शुक्रवार को करीब 10 माह से बंद भारत नेपाल सीमा को नेपाल सरकार ने खोल दिया है। अब सभी 26 सीमाओं से भारतीय नागरिक नेपाल आ जा सकेंगे। नेपाल मंत्री परिषद के फैसले की जानकारी देते हुए वहां के गृह मंत्रालय ने बताया है कि भारत से लगी सीमा के सभी रास्तों को दोनों देशों के बीच पूर्व की भांति आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए आवाजाही की अनुमति होगी। वहीं भारत के रास्ते आ रहे तीसरे देश के नागरिकों को सीमा से अंदर जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तीसरे देश के नागरिकों के लिए अभी भी नेपाल में प्रवेश प्रतिबंधित रखा गया है। हालांकि अभी नेपाल की ओर से भारत प्रशासन के पास नेपाल सरकार के इस फैसले की आधिकारिक जानकारी नहीं पहुंची है।